हेलो, क्या मेरी बात आर्यवीर से हो रही है? मैं आपकी सेक्रेटरी लावण्या बोल रही हूँ। आप करोड़ों की प्रॉपर्टी के वारिस बनने वाले हैं। असल में आप फ़ोन के दूसरी तरफ से एक बेहद प्रोफेशनल और सुरीली लड़की की आवाज़ आई। आर्यवीर ने बिना उसकी बात पूरी सुने ही चिढ़कर कॉल काट दिया। उसे लगा कि आजकल के स्कैम कॉल्स का कोई नया तरीका होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने सामने मौजूद कॉलेज के सबसे महंगे नीलगिरी कैफ़े की कांच वाली दीवारों की ओर देखा। आज उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई थी क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। कैफे के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और लग्जरी था। आर्यवीर की धड़कनें तेज थीं। वो खिड़की के पास बैठी अपनी क्लास की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की ईशानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। ईशानी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आर्यवीर की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वो ईशानी के जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन उसे जो रिस्पॉन्स मिला उसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। क्या तुम चोरी छिपे मेरा पीछा कर रहे थे? ईशानी ने सर उठाया और बड़ी बेरुखी से आर्यवीर को देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, शायद वो रोई थी। उसका अभी अभी अपने अमीर बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था और ठीक उसी वक्त आर्यवीर का वहां आना उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि ये लड़का उसके ब्रेकअप का फायदा उठाना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें कैफे के अंदर देखा और बस हिम्मत जुटाकर अंदर आ गया। अब वो बुरी तरह नर्वस होने लगा था। उसकी सारी उम्मीदें एक झटके में टूटती नजर आ रही थीं। ईशानी के चेहरे पर एक गंदा मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम मुझे वो लाइफ कभी नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मैंने सुना है कि तुम इतने गरीब हो कि पूरे दिन सिर्फ समोसे खाकर गुजारा करते हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी फकीरों वाली लाइफ जीऊंगी? आर्यवीर का दिल बैठ गया। उसने सालों तक ईशानी को चाहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी बुरी तरह जलील किया जाएगा। मैं भले ही अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। इससे पहले कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाता, कैफे के बाहर एक सफेद चमकती हुई BMW कार आकर रुकी। कार से एक लड़का बाहर निकला जिसके बाल सलेटी रंग के थे और उसने बहुत ही महंगी ब्रांडेड शर्ट पहनी थी। वो आर्यन था। उसके हाथ में अरमानी का एक कीमती बैग था और वो सीधा ईशानी के पास पहुंचा। उसने आर्यवीर की तरफ देखा जो अपना छोटा सा गिफ्ट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा था। आर्यन के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। अभी मेरा और ईशानी का पैचअप हुआ भी नहीं कि यहाँ छोटे मोटे कीड़े जमा होने लगे। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है? इसकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि कोई सस्ती चीज होगी। ईशानी, तुम्हारी चॉइस इतनी भी घटिया नहीं हो सकती, राइट? आर्यन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे ब्रेकअप नहीं करना था? ईशानी ने थोड़ा नखरा दिखाया, पर अब वो पहले जैसी गुस्से में नहीं थी। कल मेरा मूड थोड़ा खराब था बाबू, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ, आर्यन ने कहा। और आर्यवीर के हाथ से वो छोटा सा गिफ्ट बॉक्स छीन लिया। उसने सबके सामने उसे फाड़ दिया और अंदर से कांच का बना एक सस्ता सा हेयर पिन निकालकर जोर से हंसने लगा। ये किस जमाने का गिफ्ट है भाई? तुम्हें सच में लगता है कि इस कांच के टुकड़े से तुम इसका दिल जीत लोगे? पैसा ही सब कुछ नहीं होता आर्यन। क्या तुम ईशानी को सच में खुश रख पाओगे? तुम तो बस उसे रुलाते हो। आर्यवीर ने अपना हेयर पिन वापस लेने की कोशिश की पर नाकाम रहा। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। मेरे दोस्त, पैसा ही सब कुछ होता है, आर्यन ने कमीनी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और वो हेयर पिन जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ओह सॉरी यार, गलती से टूट गया। बताओ कितने का था? 100-200? मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूं? फिर उसने वो कीमती अरमानी बैग टेबल पर रख दिया। ये लिमिटेड एडिशन बैग है जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। पूरे शहर में ऐसे सिर्फ 2-3 बैग ही होंगे। क्या तुम्हारे जैसा गरीब इसे खरीदने की सोच भी सकता है? उस बैग को देखते ही ईशानी की आंखों में चमक आ गई। उसका सारा गुस्सा एक पल में खत्म हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो बैग उसे सबसे ज्यादा पसंद था वो उसके सामने था। उसने खुश होकर आर्यन के गाल पर किस कर दिया। उस वक्त आर्यवीर का दिल भी उसी कांच के हेयरपिन की तरह टूट कर बिखर गया। देख लिया गरीब आदमी, इसे कहते हैं असली खुशी, आर्यन ने उसे चढ़ाते हुए कहा। तुम एक छोटे से इंसान हो और तुम उसे वो ऊंचाइयां नहीं दे सकते जो उसे चाहिए। तुम अमीरों की खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्योंकि तुम उस लेवल के आसपास भी नहीं हो। तालाब का मेंढक जब आसमान के हंस को पाने का सपना देखता है तो यही हाल होता है। आर्यन बड़े गर्व के साथ ईशानी को लेकर वहां से निकल गया। आर्यवीर को होश भी नहीं रहा कि वो कैफे से बाहर कैसे आया। जब वो कैंपस के रास्ते से जा रहा था तो बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर इशारे कर रहे थे। वही है ना जो कांच का खिलौना लेकर ईशानी को प्रपोज करने गया था। सुना है आर्यन ने इसे जबरदस्त धोया है। अपनी औकात भूल गया था शायद। 2 वक्त का खाना बचाकर गिफ्ट क्या खरीदा, खुद को हीरो समझने लगा। एक के बाद एक कड़वे ताने आर्यवीर के कानों में गूंज रहे थे। उसके मन में नफरत का एक पहाड़ सा बन रहा था। सब कुछ पैसे की वजह से हुआ। उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो गई। क्या वो हमेशा ऐसे ही एक लूजर बनकर रहेगा? वो इस बेइज्जती को हजम नहीं कर पा रहा था। तभी उसके ठीक बगल में आकर एक चमकती काली बेंटले कार रुकी। कार इतनी शानदार थी कि पूरा कॉलेज उसे देखने लगा। कार से एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकली जिसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि हर कोई दंग रह गया।
आर्यवीर ने भी उसे देखा, पर उसे लगा कि जब ईशानी जैसी लड़की ने उसे ठुकरा दिया तो इतनी बड़ी औरत तो उसे देखेगी भी नहीं। वो अपना सर झुकाकर वहां से जाने ही वाला था, तभी वो महिला अपनी हील्स की आवाज के साथ सीधा आर्यवीर के सामने आकर रुकी। आर्यवीर थोड़ा घबरा गया, लेकिन तभी उस महिला ने पूरी इज्जत के साथ उसके सामने झुककर उसे विश किया। हेलो प्रेसिडेंट आर्यवीर, मैं आपकी सेक्रेटरी लावण्या बोल रही हूँ। मैंने आपको 1 घंटे पहले कॉल किया था। आपकी अरबों की विरासत आपका इंतजार कर रही है। क्या आप मेरे बारे में बात कर रही हैं? आर्यवीर पूरी तरह सुन पड़ गया था। एक आलीशान कार अचानक उसके सामने आकर रुकी और ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी इस बेहद खूबसूरत महिला ने उसे प्रेसिडेंट आर्यवीर कहा। उसने ये भी कहा कि वो उसकी सेक्रेटरी है। ये सब कैसे मुमकिन था? जी हाँ बॉस, प्लीज कार में बैठिए। उस सुंदर महिला ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। वो पलटी और उसने कार का दरवाजा खोल दिया। उसका व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक था। आर्यवीर शक और हैरानी के साथ कार के अंदर बैठ गया। अचानक उसे सुबह आया वो फोन कॉल याद आया। क्या ये कोई ठग थी? पर अगर वो ठग भी थी तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, बाहर खड़े स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। मैंने अभी गूगल पर इस कार को सर्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत ही 4 करोड़ है। ये तो पक्का किसी सुपर रिच बंदे की निशानी है। अभी तो सब कह रहे थे कि ये एक कंगाल लड़का है, फिर इसकी इतनी खूबसूरत सेक्रेटरी कैसे हो सकती है? दूसरा छात्र हैरानी से बोला, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा रईस हो जो ईशानी की सहानुभूति पाने के लिए जानबूझकर गरीबी का नाटक कर रहा था। अब शायद उसका नाटक खत्म हो गया है और वो अपनी असली लाइफ में लौट रहा है। जो लोग अब तक आर्यवीर का मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरों पर अब जलन और पछतावे के भाव थे। कार के अंदर लावण्या आर्यवीर के ठीक बगल में पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी बॉडी से आने वाली हल्की और भीनी खुशबू ने आर्यवीर के तनाव को थोड़ा कम कर दिया। अभी बाहर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आर्यवीर को लगा कि लावण्या शायद किसी अमीर घर की बेटी है जिसने उसे जलील होते देख दयावश उसकी मदद की है। लावण्या धीरे से मुस्कुराई। बॉस, मैं वाकई में आपकी फैमिली द्वारा आपके लिए चुनी गई सेक्रेटरी हूँ। आप अब बालिग हो चुके हैं। ये समय है कि आप अपनी असली पहचान वापस पा लें। कैसी पहचान? आर्यवीर को लगा कि लावण्या उसका मजाक उड़ा रही है। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। मेरे पेरेंट्स बहुत पहले गुजर चुके हैं। मेरे चाचा ने मुझे पाला है, जो एक बहुत ही साधारण इंसान है। मेरे एक दादाजी भी हैं जिनसे मैं कम ही मिलता हूँ। जब भी वे मुझसे मिलने आते हैं उन्हें चाचा से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। मैं बस एक आम इंसान हूँ। लावण्या ने यह सुनकर एक रहस्यमयी मुस्कान दी। उसने अपना फोन निकाला और एक वीडियो कॉल लगाया। फिर फोन आर्यवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपके दादाजी मिस्टर वीरेंद्र सिंह इस वक्त देश से बाहर है। वे खुद आपको सब कुछ समझाएंगे। वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ और स्क्रीन पर टैंक सूट पहने एक शालीन और रौबदार बुजुर्ग दिखाई दिए। वे आर्यवीर के दादाजी वीरेंद्र सिंह ही थे, लेकिन उनका अंदाज और तेवर उस दादाजी से बिल्कुल अलग थे जिन्हें आर्यवीर बचपन से जानता था। उसकी यादों में दादाजी हमेशा फटे हाल और पैसों की तंगी में रहते थे, जो हर बार चाचा से किराया मांगते थे। लेकिन वीडियो वाले इस बुजुर्ग का ऑरा इतना जबरदस्त था कि कोई भी समझ सकता था कि वे कोई मामूली इंसान नहीं है। दादाजी, आर्यवीर अविश्वास में चिल्लाया। आर्यवीर बेटा, तुमने इन सालों में बहुत दुख झेले हैं। वीरेंद्र सिंह ने बड़े प्यार से उसे पुकारा। अब तुम बड़े हो गए हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। हमारा सिंह परिवार असल में वो नहीं है जिसे तुम याद करते हो, बल्कि हम अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। अरबों की संपत्ति? आर्यवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दादाजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप जब भी मुझसे मिलने आते थे तो चाचा को आपके आने जाने का खर्च उठाना पड़ता था। पगले बच्चे, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारे चाचा का तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। वे असल में मेरे सेक्रेटरी हैं, वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए समझाया। तुम्हारे स्वभाव को परखने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मैंने बचपन से ही तुमसे सच छिपाने का फैसला किया था, ताकि तुम एक साधारण इंसान की तरह जी सको। उनका मिशन अब पूरा हो गया है और वे भविष्य में तुमसे दोबारा नहीं मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मुझे सिंह परिवार के इस साम्राज्य को संभालने के लिए एक काबिल वारिस चाहिए। तुम मेरे इकलौते वारिस हो, लेकिन अगर तुम इस बिजनेस को संभालना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारी पहचान काफी नहीं है, तुम्हारे पास काबिलियत होनी चाहिए। मैंने लावण्या से कहा है कि वो तुम्हें 30 करोड़ रुपए दे दे ताकि तुम इस पैसे का खुलकर इस्तेमाल कर सको। लेकिन अगर तुम ये पैसा गवा देते हो तो मैं किसी और को अपना उत्तराधिकारी बना लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह ही गुजारोगे। क्या तुम समझ गए? ये शब्द किसी आसमानी बिजली की तरह थे। आर्यवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके बचपन से अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसके दादाजी द्वारा रची गई एक माया थी, जबकि उसकी असली पहचान एक पावरफुल यंग मास्टर की थी। जब तक वो अपनी काबिलियत साबित कर सकता था
वो उस पूरी दौलत का मालिक बन सकता था। ये सोचते ही आर्यवीर का खून खौलने लगा। दादाजी, 30 करोड़ काफी हैं। आर्यवीर ने अपनी कांपती हुई मुट्ठी भींची और खुद से वादा किया, मैं इन 30 करोड़ से और भी ज्यादा पैसा कमाऊंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। लगता है इतने सालों की गरीबी ने तुम्हारी स्पिरिट को कमजोर नहीं किया है। मुझे तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। तो तय रहा, लावण्या तुम्हारी मदद के लिए शहर में ही रहेगी। दादाजी 1 मिनट रुकिए, आर्यवीर ने हड़बड़ाहट में कहा, जब उसने देखा कि दादाजी कॉल काट रहे हैं। जब आपने मुझे सच बता ही दिया है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई थी? आर्यवीर के सवाल पर उसका अपना दिल कांप उठा। उसने ये सवाल अनगिनत बार पूछा था, पर कभी जवाब नहीं मिला। क्या दादाजी आज सब बता देंगे? लेकिन वीरेंद्र सिंह के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। अभी सही समय नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम चाहे जो भी करो, कभी भी अपने पिता की तरह अहंकारी मत बनना। अहंकार को अपनी बर्बादी का कारण मत बनने देना, इसे हमेशा याद रखना। इसके साथ ही कॉल कट गया। आर्यवीर को निराशा हुई, पर उसका इरादा पक्का हो गया। दादाजी अगर ये बात नहीं बता रहे हैं तो मामला जरूर बहुत गहरा है। सच जानने के लिए मेरे पास ताकत होनी चाहिए। दादाजी सही कह रहे हैं, मुझे अपनी भावनाओं में नहीं बहना है। बॉस, इस कार्ड में 30 करोड़ रुपए हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। लावण्या ने स्विस बैंक का एक यूनिवर्सल गोल्ड कार्ड और अपनी डिटेल्स आर्यवीर को सौंप दी। कुछ और जरूरी बातें समझने के बाद आर्यवीर कार से उतरा। जब उसने अपने आसपास के लोगों की आंखों में अपने लिए खौफ और सम्मान देखा तो उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। पूरी दुनिया अब उम्मीदों और रोशनी से भरी लग रही थी। काश ये सब थोड़ा पहले होता तो ईशानी मुझे ठुकराकर आर्यन के साथ नहीं जाती। आर्यवीर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, पर फिर उसने सोचा कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अगर ईशानी को पता होता कि वो इतना अमीर है तो वो सिर्फ पैसों के लिए उसके पास आती, और वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। वापस हॉस्टल के कमरे में उसके कुछ रूममेट्स बेड पर लेटे किंग्स ऑफ ग्लोरी खेल रहे थे। वीर, तुम ईशानी को प्रपोज करने गए थे ना, क्या हुआ? सक्सेस मिली? एक राउंड खत्म होने के बाद सुमित ने अपना फोन रखा और चिंता से पूछा। रिजेक्ट हो गया, आर्यवीर ने हाथ फैलाते हुए कहा। इसमें छिपाने जैसा कुछ था भी नहीं। वैसे भी ये खबर जल्द ही पूरे कॉलेज में फैलने वाली थी। तुम अपनी औकात से बाहर निकलकर सोच रहे थे, रूम के हेड राघव ने ताना मारते हुए कहा। जब ईशानी ने मेरे जैसे अमीर लड़के को रिजेक्ट कर दिया तो तुम जैसे गरीब की क्या बिसात थी? तुमने खुद ही मुसीबत मोल ली थी। राघव एक रईस खानदान से था और रूम में सबसे अमीर था। उसके घर वालों ने उसे एक हुंडई एलांट्रा कार भी दिलाई थी। उसे रिच यंग मास्टर वाली फीलिंग बहुत पसंद थी और वो हमेशा खुद को सबसे ऊपर मानता था। वो अक्सर आर्यवीर से बात करते समय अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाता था। ये देखकर कि आर्यवीर रिजेक्ट हो गया है, उसने जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। आर्यवीर जानता था कि राघव हमेशा उसे नीचा दिखाता है, लेकिन अब जब उसके पास 30 करोड़ रुपए हैं तो उसे राघव का ये घमंड तोड़ना ही था। अपने रिजेक्शन की खुशी में मैंने तय किया है कि आज मैं सबको पार्टी दूंगा, आर्यवीर ने अचानक कहा। आज इतने बड़े दिल वाले कैसे हो गए भाई? तुम तो समोसे खाकर गुजारा करते हो और हमें पार्टी दोगे? सुमित हैरान रह गया। पिछले कुछ दिनों से आर्यवीर ईशानी के लिए गिफ्ट खरीदने के चक्कर में पैसे बचा रहा था और सिर्फ उबले समोसे खा रहा था। आर्यवीर की ये अचानक उदारता सुमित को थोड़ी अजीब लगी। चलो, अगर वीर पार्टी दे रहा है तो पास वाली रेहड़ी पर चलकर कबाब और रोल खा लेते हैं, एक और रूममेट समीर ने सुझाव दिया। वो सड़क किनारे की रेहड़ी गंदी नहीं होगी? तुम लोगों को बीमार होने का डर नहीं है? राघव ने फिर से अपनी अमीरी का रौब झाड़ा। भाई, आर्यवीर पहली बार पार्टी दे रहा है, अब तुम क्या चाहते हो कि वो हमें किसी 5 स्टार होटल में ले जाए? सुमित को राघव की बात आर्यवीर के साथ नाइंसाफी लगी। सही कह रहे हो हेड, रोज रोज अच्छा खाना खाकर बोर हो जाते हैं, कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए। समीर ने राघव की चापलूसी की। राघव को दूसरों की चापलूसी पसंद थी। वो जानता था कि आर्यवीर जैसा गरीब उन्हें किसी अच्छी जगह तो ले जा नहीं पाएगा। चूंकि ये पूरे रूम की एक्टिविटी थी, इसलिए ना जाना उसे थोड़ा अलग थलग कर देता। ठीक है, जब आर्यवीर ने ही दावत दी है तो मैं भी तुम्हारे साथ उस रेहड़ी का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, राघव ने बड़े एहसान वाले अंदाज में मान लिया। करीब आधे घंटे बाद जब शाम का धुंधलका गहराने लगा था, वे चारों शहर के सबसे आलीशान और मशहूर शिखर पैलेस रेस्टोरेंट के सामने खड़े थे। इसकी इमारत किसी राजमहल जैसी थी, जिस पर लगी नीली और सुनहरी लाइटें दूर से ही अपनी रईसी का एहसास करा रही थीं। पार्किंग में एक से बढ़कर एक महंगी कारें खड़ी थीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वहां की भव्यता देखकर सुमित और समीर के कदम ठिठक गए। अंदर का फ्लोर कीमती संगमरमर का था और ऊपर विशाल झाड़ फानूस लटके थे। उन्होंने मेन हॉल के कोने वाली एक टेबल पकड़ी। सुमित बहुत घबराया हुआ था। उसने चारों तरफ का माहौल देखा और धीरे से आर्यवीर के कान में फुसफुसाया, भाई,
अभी भी वक्त है, चुपचाप यहाँ से निकलते हैं और बाहर रेडी पर कबाब रोल खा लेते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये। और भाई इस मेन्यू कार्ड पर तो रेट्स ही नहीं लिखे हैं, इसका मतलब समझते हो? ये उन लोगों के लिए है जो कीमत नहीं देखते। अगर हमने गलती से कुछ भी ऑर्डर कर दिया तो अगले 2 महीने का पॉकेट मनी एक ही बार में साफ हो जाएगा। समीर ने भी पसीना पोंछते हुए अपनी चिंता जताई। उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि आर्यवीर वाकई उन्हें इतनी हाईफाई जगह ले आएगा। आर्यवीर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वो बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था। तभी राघव ने एक कुटिल हंसी के साथ तंज कसा। लगता है आर्यवीर को ईशानी वाले रिजेक्शन ने पागल कर दिया है, अब यह खुद को तबाह करने पर तुला है। उसने अपनी ब्रांडेड शर्ट के कॉलर ठीक किए और आगे बढ़ा। शिखर पैलेस कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ शहर के असली रईस आते हैं। यहाँ तक कि मैं भी यहाँ हफ्ते में एक बार आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आर्यवीर, तुम्हारा इरादा हमें यहाँ ठूस ठूस कर खिलाने के बाद बिल चुकाए बिना भागने का तो नहीं है ना? राघव ने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते हुए साफ कर दिया। मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम्हारे पास पैसे कम पड़े तो मेरी जेब में बिल भरने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पुलिस के चक्कर नहीं काटूंगा। उसे पूरा यकीन था कि आर्यवीर बस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए झूठी अमीरी का दिखावा कर रहा है। रिलैक्स राघव, मैंने पार्टी दी है तो बिल भी मैं ही भरूंगा। आर्यवीर ने बड़े ही ठंडे अंदाज में जवाब दिया और वेटर को इशारा करके मेन्यू उन तीनों के सामने रखवा दिया। जो मन करे वो ऑर्डर करो, आज कोई लिमिट नहीं है। सुमित और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक समोसे खाकर दिन काटने वाले लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। पर जब आर्यवीर ने जिद की तो वे चुपचाप बैठ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर पैसे कम पड़े तो सब मिलकर अपनी सेविंग से बिल चुका देंगे। लेकिन राघव तो जैसे आर्यवीर को बर्बाद करने की कसम खा चुका था। उसने वेटर को बड़े ही रौबदार अंदाज में बुलाया और सबसे महंगी डिशेस के नाम गिनवाने लगा। सुनो, हमारे लिए 4 बड़े ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर लाओ और साथ में मल्हार की 2 सबसे महंगी प्रीमियम बोतलें, और हाँ, साइड डिश में जो सबसे स्पेशल हो वो भी ले आना। ये सुनकर सुमित और समीर के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उन्होंने सोचा, राघव वाकई बहुत कमीना है, वो जानबूझकर आर्यवीर को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। सिर्फ उन लॉबस्टर्स की कीमत ही उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी। जब वे राघव को रोकने ही वाले थे तब आर्यवीर ने बिना पलक झपकाए वेटर से कहा, जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही ले आओ। खाना ऑर्डर होने के कुछ ही देर बाद अचानक राघव की आंखें चमक उठी। वो अपनी सीट से लगभग उछलकर खड़ा हो गया और हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है वान्या, तुम भी यहाँ डिनर के लिए आई हो। सबने मुड़कर लिफ्ट की तरफ देखा। कॉलेज की सबसे बड़ी ब्यूटी क्वीन और अमीर बाप की बेटी वान्या अपनी 2 सहेलियों के साथ नीचे आ रही थी। वान्या ने दूध जैसी सफेद ड्रेस पहनी थी और उसका अंदाज किसी राजकुमारी जैसा था। भीड़ भाड़ वाले हॉल में वो किसी चमकते सितारे की तरह दिख रही थी। राघव की आवाज सुनकर वान्या की भवें तन गई। उसने बड़े ही रूखेपन से राघव को देखा और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। शिखर पैलेस जैसा हाई क्लास रेस्टोरेंट ऐसी जगह नहीं थी जहां लोग चिल्लाकर बात करें। राघव का इस तरह चिल्लाना वान्या को बहुत बचकाना और शर्मनाक लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यवीर पर पड़ी, वान्या के चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसने आर्यवीर की तरफ देखा और एक बहुत ही प्यारी और जान पहचान वाली मुस्कान दी और अपनी सहेलियों के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। ओ भाई आर्यवीर, ये क्या था? तुम्हारी पहचान वान्या से कब हुई? वो तुम्हें देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे तुम उसके कोई पुराने दोस्त हो। कहीं उसे तुम पर क्रश तो नहीं है? सुमित ने फटी आंखों से पूछा। वान्या अपने एटीट्यूड के लिए पूरे लखनऊ में मशहूर है। सुना है उसका खानदान बहुत पुराना और करोड़पति है। वो तो कॉलेज के टॉपर्स को भी घास नहीं डालती। समीर ने जलन भरी नजरों से आर्यवीर को देखा। सिर्फ राघव का चेहरा बुरी तरह उतर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेइज्जती को कैसे छुपाए। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि वान्या ने उसे तो देखा तक नहीं और आर्यवीर को ग्रीट किया। उसने झेप मिटाते हुए ताना मारा, ज्यादा सपने मत देखो, वान्या सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस है। वो आर्यवीर जैसे मामूली लड़के के चक्कर में क्यों पड़ेगी? बड़े घरानों में सोशल स्टेटस और बैंक बैलेंस देखा जाता है, समझे? शायद गलती से किसी और को देखकर मुस्कुरा दी होगी। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं राघव भाई, सुमित ने चढ़ते हुए कहा। तुम लोग क्या जानो, असल जिंदगी कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है। तुम जिस लेवल पर हो तुम्हारी सोच भी उतनी ही छोटी है। राघव ने चिढ़कर बात खत्म कर दी। तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ, वो बस एक तमीजदार लड़की है। आर्यवीर ने बीच बचाव किया। असल में उसकी मुलाकात वान्या से तब हुई थी जब उसने एक बार उसका कीमती लाइब्रेरी कार्ड गिरते हुए देखा था और उसे वापस लौटाया था। वो मुस्कान बस उसी एहसान की एक पहचान थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसके रूममेट्स इस पर इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे। जल्द ही टेबल पर खाना सज गया। सुमित और समीर ने अपने जीवन में पहली बार इतना शाही खाना देखा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे खाने पर हमला बोल दिया और मजे से खाने लगे। अगर हम एक ही रूम में ना होते तो मैं तुम जैसे गवारों के साथ कभी टेबल शेयर ना करता। ऐसे खा रहे हो जैसे सदियों के भूखे हो और कभी दुनिया देखी ही नहीं हो। राघव उनकी ओर स्थिक्कार से देखते हुए अपनी वाइन का घूंट भरा, पर वे दोनों अपनी मस्ती में चूर थे और राघव की बातों को अनसुना कर रहे थे। खाना खत्म होने के बाद आर्यवीर ने वेटर को इशारा करके बिल के लिए कहा। वेटर एक चमकते हुए लेदर फोल्डर में बिल लेकर आया। हेलो सर, आपका टोटल बिल 12,800 रुपए हुआ है। वेटर ने एक प्रोफेशनल और ठंडी मुस्कान से कहा। क्या 12,000 से ऊपर? सुमित अपनी कुर्सी से लगभग गिरते गिरते बचा। उसने सोचा था कि बिल ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार होगा, पर यह तो उसकी पूरी सेमेस्टर की पॉकेट मनी के बराबर था। ओ भगवान, अगर हम चारों अपनी किडनी भी बेच दें तब भी इतना पैसा नहीं जुटेगा। समीर की आवाज में रोना आ गया था। उन्हें अब बहुत पछतावा हो रहा था कि उन्होंने राघव को ऑर्डर करने की छूट क्यों दी। अमीरों की जिंदगी वाकई आम लोगों की सोच से बहुत परे है। आर्यवीर ने मन ही मन एक लंबी सांस ली।
हालांकि उसके पास मौजूद 30 करोड़ के सामने ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर उसे अभी इस रईसी की आदत नहीं थी। उसने देखा कि रेस्टोरेंट पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग एक वक्त के खाने पर किसी गरीब की पूरे साल की कमाई उड़ा रहे थे। अब क्या करें भाई, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए कैश है और फोन पे में 600। सुमित ने अपना सिर पकड़ लिया। सब मिलकर पैसे जोड़ते हैं यार, मेरे पास 1200 रुपए है। बुरा वक्त है, कुछ दिन उधार मांगकर या भूखे रहकर गुजार लेंगे। समीर ने हिम्मत जुटाई और उम्मीद भरी नजरों से राघव की तरफ देखा। मुझे क्यों देख रहे हो? राघव टूथपिक से अपने दांत साफ करते हुए बड़े ही निर्लज्ज अंदाज में बोला। मैंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ खाने की जिम्मेदारी लेता हूं, बिल की नहीं। आर्यवीर पूरी तरह शांत बैठा था। उसने वेटर की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे इस शिखर पैलेस की हर महीने की एवरेज सेल कितनी होती है? वेटर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। सर, हमारा रेस्टोरेंट हाई प्रोफाइल लोगों के लिए है, यहाँ फालतू की बातें करने की जगह नहीं है। अगर आपके पास बिल चुकाने के पैसे हैं तो फौरन दीजिए। मैं आपको वार्न कर दूं कि यहाँ चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं और हमारा सीधा कनेक्शन लोकल पुलिस स्टेशन से है। अगर आपने नाटक किया तो आपको हवालत की हवा खानी पड़ेगी। आर्यवीर यार, कुछ करो, तुमने कहा था कि तुम पार्टी दोगे, अब मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ। राघव का चेहरा भी अब डर के मारे पीला पड़ने लगा था। उसे डर था कि अगर पुलिस आई और ये बात कॉलेज में फैली तो उसकी रिच बॉय वाली इमेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वेटर ने अब थोड़े गुस्से में पूछा, सर, कार्ड स्वाइप करेंगे या कैश? जल्दी कीजिए, हमारे पास और भी कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। उसे पक्का यकीन हो गया था कि आर्यवीर बिल चुकाने से बचने के लिए टाइम पास कर रहा है। तभी आर्यवीर ने अपनी कुर्सी पर आराम से टेक लगाई और कुछ ऐसा कहा कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। परेशान क्यों होते हो? मैं बस ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि मुझे तुम्हारा ये पूरा शिखर पैलेस ही खरीद लेना चाहिए या नहीं। जब सुमित और समीर ने यह सुना तो उनके मुंह इतने खुले रह गए कि उनमें एक पूरा अंडा समा जाए। यहां तक कि राघव के सिर में भी झंझनाहट होने लगी। क्या आर्यवीर पागल हो गया है? राघव ने सोचा। वो अपने खाने का बिल नहीं चुका पा रहा था और अब शिखर पैलेस को खरीदने की बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफनाक आत्मविश्वास था। आर्यवीर, मजाक छोड़ो भाई, जल्दी से कुछ सोचते हैं वरना पुलिस आ जाएगी। समीर घबरा कर बोला। उसे डर था कि अगर मामला बढ़ा तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं अभी मम्मी को फोन करता हूं और कुछ पैसे उधार मांगता हूं, पहले बिल चुका देते हैं। सुमित ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, लेकिन आर्यवीर ने धीरे से उसका हाथ दबाकर उसे रोक दिया। तुम हमारा रेस्टोरेंट खरीदोगे? नाटक करने की भी हद होती है। वेटर ने गुस्से में अपना वॉकी टॉकी उठाया और बोला, सिक्योरिटी, यहां कुछ लोग खा पीकर बिल देने में नाटक कर रहे हैं, जरा आकर इन्हें संभालो। समझ गए। हॉल के चारों कोनों पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आर्यवीर और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। आर्यवीर, इस मुसीबत को तुम खुद झेलो, मैं तुम्हारे साथ पागल होने के लिए यहां नहीं आया हूं। राघव ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो वो काले पड़ते चेहरे के साथ वहां से दुम दबाकर भाग निकला। उसे डर था कि अगर वो रुका तो बिल उसे भरना पड़ सकता है। राघव को भागते देख समीर ने पीछे से चिल्लाकर उसे कोसा, बेगारत कहीं के, तुम जैसे मतलबी दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। आर्यवीर, तुम भी भागो भाई, अगर अभी नहीं निकले तो ये पकड़कर जेल भेज देंगे। सुमित ने आर्यवीर के कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए उसे उकसाया। मैं कहीं नहीं जा रहा। आर्यवीर मुस्कुराया। फिर उसने वेटर की तरफ देखा और कहा, सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे शिखर पैलेस की कमाई के बारे में कुछ पूछना है। तुम वाकई लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। मैंने बहुत से जालसाज देखे हैं पर तुम जैसा बड़ा एक्टर नहीं देखा। वेटर गुस्से में हंसने लगा। उसकी बात खत्म होते ही आर्यवीर ने अपनी जेब से एक गोल्ड बैंक कार्ड निकाला और टेबल पर पटक दिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और कार्ड पर लिखे पर्सनल असिस्टेंट के नंबर पर डायल किया। उसने फोन लाउडस्पीकर पर डालकर टेबल पर रख दिया। हेलो मिस्टर आर्यवीर, मैं आपकी पर्सनल अटेंडेंट बोल रही हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? फोन से एक सुरीली और प्रोफेशनल महिला की आवाज आई। जी सर, मेरे कार्ड का बैलेंस चेक करके बताओ जिसका एंडिंग नंबर 0888 है। जी सर, बस एक सेकेंड। फोन कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर एक साफ आवाज आई, आपके कार्ड में इस वक्त 30 करोड़ रुपए का बैलेंस है। क्या आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं? बस कंफर्म करना था कि पैसे काफी हैं या नहीं, थैंक यू। आर्यवीर ने बिना किसी भाव के फोन काट दिया। पास बैठे सुमित ने अपने गाल पर एक जोर का चूंटी काटा और खुद से बुदबुदाया, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? समीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो आर्यवीर को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख रहा हो। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, भाई, तूने अब तक ये बात हमसे छिपा कर रखी थी? वेटर के चेहरे के भाव देखने लायक थे। उसका चेहरा पल भर में लाल से सफेद पड़ गया। अपने मैनेजर को बुलाओ, आर्यवीर ने अपनी बात दोहराई। जी सर, बस एक मिनट। वेटर होश में आया और भागकर सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस भेजा। फिर वॉकी टॉकी पर मैनेजर को पूरा मामला बताया। मैनेजर भागता हुआ आया। हेलो मिस्टर आर्यवीर,
मैं होटल बेचने का फैसला तो नहीं ले सकता, पर किस्मत से हमारे डायरेक्टर मिस्टर लोकेश आज यहीं मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रिसेप्शन रूम में चलें, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैनेजर का बर्ताव अब हद से ज्यादा सम्मानजनक था। उसे लगा कि ये साधारण दिखने वाला लड़का कल को उसका मालिक बन सकता है। मैनेजर उन तीनों को 8वीं मंजिल पर बने वीआईपी रिसेप्शन रूम में ले गया। सुमित और समीर तो बस सच जानने के लिए बेताब थे। आर्यवीर ने उन्हें संक्षेप में बताया कि उसका परिवार बहुत अमीर है, पर उसके दादाजी उसे परखना चाहते थे, इसलिए अब तक उसे साधारण तरीके से रहना पड़ा। दोनों दोस्त सुनकर दंग रह गए। अगर राघव को यह पता चला तो वो पछतावे के मारे अपनी जान दे देगा। समीर ने लंबी सांस ली। वो खुश था कि वो राघव की तरह भागकर नहीं गया, वरना वो इस यंग मास्टर का सामना कैसे कर पाता। सिर्फ राघव ही नहीं, अगर मैं ईशानी होता तो अपनी आंखें फोड़ लेता। सुमित आर्यवीर के लिए बहुत खुश था। तभी एक हंसमुख मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मैनेजर के साथ अंदर आया। ये हमारे बॉस हैं, मिस्टर लोकेश जिंदल। मैनेजर ने परिचय कराया। सर, ये मिस्टर आर्यवीर हैं, ये हमारा शिखर पैलेस खरीदना चाहते हैं। मिस्टर आर्यवीर, आप वाकई काफी कम उम्र में काफी काबिल हैं। आप मेरी बेटी की उम्र के लगते हैं और आपके पास करोड़ों की दौलत है। मैं प्रभावित हुआ। लोकेश जिंदल खुश होकर बोले। असल में वे रियल एस्टेट के किसी बड़े प्रोजेक्ट में फंड्स की कमी से जूझ रहे थे। अगर उन्हें तुरंत पैसा नहीं मिलता तो उनका बड़ा नुकसान हो सकता था। वे काफी समय से शिखर पैलेस को बेचना चाह रहे थे। हालांकि यहाँ की कमाई अच्छी थी, पर कोई भी एक झटके में करोड़ों रुपए देने को तैयार नहीं था। एक खरीदना चाहता था, दूसरा बेचना। कुछ ही देर में अकाउंटेंट को बुलाया गया। होटल की डेली और मंथली रिपोर्ट्स चेक की गई और 2 करोड़ रुपए में शिखर पैलेस का सौदा तय हो गया। दादाजी, मैंने जो कहा था वो सच कर दिखाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आर्यवीर के मन में यही विचार था जब उसने ट्रांसफर पेपर्स पर साइन किए और पेमेंट की। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। कुछ घंटे पहले तक वो एक छोटे से गिफ्ट के लिए पैसे बचा रहा था और अब उसने बिना पलक झपकाए एक पूरा आलीशान रेस्टोरेंट खरीद लिया था। मिस्टर आर्यवीर, नहीं, अब तो मुझे आपको प्रेसिडेंट आर्यवीर कहना चाहिए। लोकेश जिंदल के चेहरे पर एहसानमंदी के भाव थे। आप जैसे दिलेर नौजवान कम ही मिलते हैं। सच कहूं तो मेरा हाथ बहुत तंग था। इस पैसे ने मेरी जान बचा ली। बस जरूरत की बात है सर, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। आपने मेरी मदद की है तो मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। लोकेश जिंदल हंसते हुए अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकाला। ये ग्लोबल इंटरनेशनल क्लब का सुप्रीम कार्ड है। यहाँ जाने की परमिशन बहुत कम लोगों को मिलती है। इसकी सालाना फीस ही 3 लाख रुपए है। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर स्वीकार कीजिए। ग्लोबल इंटरनेशनल, ये तो शहर के सबसे रईसों का अड्डा है, समीर ने हैरानी से कहा। थैंक यू मिस्टर लोकेश। आर्यवीर ने बिना हिचकिचाहट कार्ड ले लिया। उसे लगा कि अगर उसे अपनी दौलत बढ़ानी है तो ऐसे रईसों के बीच जाना फायदेमंद होगा। जब वे वापस हॉस्टल पहुंचे तो राघव बेड पर पड़ा हुआ था। उन तीनों को सुरक्षित और हंसते हुए देखकर वो हैरान रह गया। तुम लोग बचकर कैसे आए? बिल के पैसे कहां से मिले? समीर, जो राघव के भागने से बहुत चिढ़ा हुआ था, कड़क कर बोला। राघव, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि आर्यवीर कितना अमीर है। उसने पूरा शिखर पैलेस ही खरीद लिया है। अफसोस कि तू हमें छोड़कर भाग गया, वरना वो शानदार सीन देखने का मौका तुझे भी मिलता। सुमित ने भी मजाक उड़ाया। फेंकना बंद करो। अगर आर्यवीर ने वो रेस्टोरेंट खरीद लिया तो मैं सिर के बल चलूंगा। राघव ठहाका मारकर हंसा। उसे लगा कि ये तीनों बस उसे जलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। आर्यवीर चुपचाप मुस्कुराता रहा। उसने आज राघव का असली चरित्र देख लिया था। ऐसे इंसान से दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं था। सिर्फ 12,000 रुपए ने एक इंसान की असलियत सामने ला दी थी। अगली सुबह जब आर्यवीर क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि ईशानी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। बाकी स्टूडेंट्स भी उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। ईशानी कह रही थी कि ये कंगाल कल इससे प्रपोज करने आया था। वाकई तालाब का मेंढक आसमान के हंस को पाने का सपना देख रहा है। इतनी हिम्मत कहां से आई इसमें? एक खिलौने वाली दुकान से कांच का हेयरपिन लाया था और क्लास की ब्यूटी क्वीन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। कितना बचकाना है। ये तो हमारी क्लास का जोकर है। गरीब है तो अपनी औकात में रहना चाहिए। सिर्फ यही ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकता है। एक के बाद एक चुभने वाले ताने आर्यवीर और उसके दोस्तों के कानों में पड़ रहे थे, पर आर्यवीर के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उसे पता था कि अब उसकी असली जिंदगी शुरू होने वाली है। तुम सब अपनी बकवास बंद करो। सुमित से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गॉसिप कर रहे क्लासमेट्स की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाकर बोला, तुम सब बस जल रहे हो। तुम डरपोकों को दूसरों के बारे में बात करने का क्या हक है? कम से कम आर्यवीर में वो हिम्मत तो है कि जो वो चाहता है उसके लिए स्टैंड ले सके। तुम लोग फालतू की बातें बनाने के अलावा और कर ही क्या सकते हो? सुमित का चेहरा गुस्से से लाल था। सुमित सही कह रहा है, थोड़ा तो तमीज सीखो। अगर दूसरों के लिए अच्छे नहीं बन सकते तो कम से कम बुरे तो मत बनो।
समीर ने भी आर्यवीर का साथ देते हुए नाराजगी जताई। राघव ने अपना सिर झुका लिया। उसका दखल देने का कोई इरादा नहीं था। जब से उसने आर्यवीर का असली रूप देखा था, वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा था। छोड़ो यार, आर्यवीर ने अपने दोस्तों को शांत किया। शेर कभी भेड़ियों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो तुम लोग भी इन लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। ईशानी, जो अब तक तमाशा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, आर्यवीर का ये कॉन्फिडेंस देखकर चिढ़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेइज्जती के बाद भी आर्यवीर इतना शांत रहेगा। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, आर्यवीर, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। तुम जैसा लड़का जिसका लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है, वो बड़ी बातें कर रहा है। अगर हम एक ही क्लास में ना होते तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर देखना भी पसंद नहीं करती। ईशानी, तुम हद पार कर रही हो। सिर्फ इसलिए कि आर्यवीर तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बुली करती रहोगी। सुमित का खून खौल उठा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो ईशानी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। समीर ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। समीर जानता था कि ईशानी कैसी लड़की है। उसे सिर्फ पैसे और पावर से मतलब था। उसे तरस आ रहा था कि ईशानी ने आर्यवीर जैसे हीरे को ठुकराकर एक कंकड़ चुना है। मैं पछताऊंगी इस कंगाल के लिए? अगर ये 1000 बार भी पैदा हो जाए तो भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कुएं का मेंढक है जिसे लगता है कि यही इसकी दुनिया है। मुझे लगता है कि असली मेंढक तुम हो ईशानी, जिसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है। इससे पहले कि आर्यवीर कुछ कहता, क्लास के दरवाजे से एक कड़क आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो वहां बगल वाली क्लास की लावण्या सिंह खड़ी थी। लावण्या सिंह यूनिवर्सिटी की टॉप 3 ब्यूटीज में से एक थी। उसका रुतबा और स्टाइल ईशानी से कहीं ज्यादा ऊपर था। क्लास में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि लावण्या का ईशानी से क्या लेना देना। असंभव, इन दोनों की तो कभी बात भी नहीं हुई। एक स्टूडेंट बुदबुदाया, क्या वो आर्यवीर के लिए स्टैंड ले रही है? पर क्यों? ईशानी का चेहरा उतर गया। लावण्या, तुम्हारा इस मैटर से क्या लेना देना? कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम्हारी बातें बहुत फनी लगी। वैसे ईशानी, क्या तुम्हें पता है कि कॉलेज के पास वाला जो शिखर पैलेस रेस्टोरेंट है वो अब मेरे परिवार का नहीं रहा? ये सुनकर ईशानी के चेहरे पर जलन के भाव आ गए। शिखर पैलेस पूरे शहर में मशहूर था और लावण्या उस रेस्टोरेंट की मालकिन की बेटी थी। ईशानी जैसा रसूख रखने वाली लड़की भी लावण्य से पंगा नहीं ले सकती थी। तो मैं क्या करूं? यहां अपनी अमीरी दिखाने आई हो? ईशानी ने हिम्मत जुटाकर पलटवार किया। तुम बहुत छोटी सोच की हो। तुम्हारे जैसे लोगों को अपनी दौलत दिखाना मेरी क्लास के नीचे है। लावण्या ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मैं तो बस ये बताने आई थी कि किसी ने कल मेरा वो रेस्टोरेंट खरीद लिया है। उसका इस बात से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यवीर है। आर्यवीर का लेवल क्या है ये गैस करना भी तुम्हारी औकात से बाहर है। लावण्या के शब्द किसी बम की तरह क्लास में फटे। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सबके सिसकने और हैरान होने की आवाजें आने लगी। सबकी आंखें आर्यवीर पर टिक गईं। ओह माय गॉड, ये सच नहीं हो सकता। क्या ये वही गरीब लड़का है? इसके पास इतने पैसे कहां से आए? ये तो छुपा रुस्तम निकला, मतलब अब तक गरीबी का नाटक कर रहा था। राघव तो जैसे पत्थर का हो गया था। उसे सुमित और समीर की बातों पर कल यकीन नहीं हुआ था, पर अब जब खुद लावण्या ने यह बात कही तो उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। उसे याद आया कि कैसे वो कल रात भाग गया था। ईशानी के तो होश ही उड़ गए थे। वो अपनी सीट पर जम सी गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? वो बस यही बुदबुदाती रही। लावण्या ने ईशानी को दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सीधा आर्यवीर के पास गई और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, आर्यवीर, मेरे डैड को सही समय पर फंड्स दिलाने में मदद करने के लिए थैंक यू। डैड ने तुम्हें कल रात डिनर पर अपने घर इनवाइट किया है। ठीक है, उन्हें मेरा थैंक यू कहना। आर्यवीर ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा। लावण्या ने मुस्कुराते हुए अपने बाल संवारे और बेहद कातिलाना अंदाज में बोली, तो मैं कल तुम्हें कॉलेज से पिक करूंगी। ये कहकर उसने आर्यवीर को वेव किया और क्लास से बाहर निकल गई। उसके जाते ही क्लास का माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक आर्यवीर का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसकी चापलूसी करने लगे। भाई आर्यवीर, हमें तो पता था कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो। यंग मास्टर आर्यवीर, हमें माफ कर दो, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आखिर हम क्लासमेट्स हैं। आर्यवीर को इन लोगों को देखकर घिन आ रही थी। जब वो गरीब था तो सब मजाक उड़ाते थे, और अब जब पैसा आ गया तो सब तलवे चाट रहे थे। इंसान की फितरत कितनी गंदी होती है, उसने सोचा। दोपहर में जब क्लास खत्म हुई तो राघव दबे पांव आर्यवीर के पास आया। यंग मास्टर आर्यवीर, आखिर हम एक ही रूम में रहते हैं, मुझसे पास्ट में जो गलती हुई है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। राघव ने एक चापलूसी भरी मुस्कान से कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। आर्यवीर ने फीकी मुस्कान दी। एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। राघव की आंखों में लालच चमक रहा था। मेरे डैड का बिजनेस आजकल थोड़ा डाउन चल रहा है और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। क्या आप मेरे डैड को कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? आर्यवीर ने राघव की तरफ ठंडी नजरों से देखा। सॉरी, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हें तो बिल्कुल उधार नहीं दूंगा।
आर्यवीर ने सुमित और समीर को साथ लिया और कैंटीन की तरफ चल दिया। राघव का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। कॉलेज खत्म होने के बाद जब वे तीनों हॉस्टल की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें ईशानी का बॉयफ्रेंड आर्यन मिला। उसके साथ 3 गुंडे जैसे लड़के थे, जिनके बालों पर अजीब रंग था और हाथों पर टैटू। आर्यन ने ईशानी का हाथ पकड़ा हुआ था और बड़े घमंड में खड़ा था। आर्यवीर, सुना है तुम आजकल बहुत उड़ रहे हो। मेरी बंदी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर लगता है तुम लातों के भूत हो। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। आर्यन के साथ आए गुंडों को देखकर सुमित थोड़ा नर्वस हो गया, पर वो पीछे नहीं हटा। वो आर्यवीर के आगे खड़ा हो गया और बोला, तुम क्या कर रहे हो? हम कॉलेज कैंपस में हैं। आर्यन और उसके गुंडों को अपनी तरफ बढ़ते देख आर्यवीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो किसी शैतान की चेतावनी जैसी लग रही थी। उसे अब डर नहीं था। जैसे ही उसने लावण्या को अपनी बेंटली कार और 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ आते देखा, उसकी सारी फिक्र दूर हो गई। सुमित, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, आर्यवीर ने सुमित को पीछे हटाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब वो दम था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कौन है बे? तुझे लगता है तू हमें रोक लेगा? आर्यन ने जब देखा कि कोई आर्यवीर के लिए बोल रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके साथ आए गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस इलाके में उन्हें चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तभी सबकी नजर लावण्या पर पड़ी, जो अपनी कार से उतरकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। वाह बॉस, ये माल तो कतई जहर है, एक गुंडा बेशर्मी से बोला। इसे देखकर तो बदन में आग लग गई। आज की रात तो इसी के साथ जमेगी। उन तीनों गुंडों के चेहरे पर गंदी हवस साफ दिख रही थी। लावण्या को उनकी बातें सुनकर घिन आ गई। उसने आर्यवीर की तरफ देखा। बॉस, इन्हें सबक सिखाना है? हाँ लावण्या, मैं चाहता हूं कि इन्हें अच्छे से याद रहे कि आज किससे पाला पड़ा है। आर्यन, कल की बात कल थी, आज हिसाब बराबर होगा। आर्यवीर की बात खत्म होते ही उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स ने अपनी जैकेट से काली लाठियां निकाली। पलक झपकते ही उन्होंने गुंडों पर हमला कर दिया। गुंडों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। एक बॉडीगार्ड ने सीधा आर्यन को दबोच लिया। आर्यन खुद को बड़ा जेंटलमैन समझता था। उसे डर था कि कहीं ईशानी को चोट न लग जाए, इसलिए वो बीच में आया। पर बॉडीगार्ड्स के लिए वो एक मामूली खिलौना था। आर्यवीर का हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर था। उन्होंने आर्यन को इतनी बुरी तरह पटका कि उसके मुंह से चीख निकल गई। पूरा रास्ता कराहने और रोने की आवाजों से भर गया। भाई भाई छोड़ दो, हमें माफ कर दो। वे गुंडे जो अभी हवस की बातें कर रहे थे, अब जान की भीख मांग रहे थे। बॉडीगार्ड्स ने उनके जोड़ों पर इतनी सटीकता से वार किया था कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अगर बॉडीगार्ड्स थोड़ा और जोर लगाते तो शायद वे उम्र भर के लिए अपाहिज हो जाते। आर्यन की हालत तो और भी खराब थी। बॉडीगार्ड ने उसे जमीन पर रगड़ दिया था। तुम लोग क्या कर रहे हो? गुंडागर्दी? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। ईशानी ने चिल्लाते हुए अपना फोन निकाला। वो बुरी तरह डर गई थी कि कहीं आर्यवीर अब उसकी भी पिटाई ना कर दे, क्योंकि उसने आर्यवीर के बारे में बहुत बुरा भला कहा था। आर्यवीर भाई, रहम करो, मुझसे गलती हो गई। आर्यन के मुंह से खून और टूटे हुए दांत गिर रहे थे। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। आर्यवीर भाई, मैं तो कुत्ता हूँ, और ये ईशानी तो डायन है। मैं अभी इससे ब्रेकअप करता हूँ, आप इसे रख लो, ये आपकी है। अपनी जान बचाने के लिए आर्यन अपनी ही गर्लफ्रेंड का सौदा करने लगा। ये सुनकर ईशानी का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस आर्यन के लिए उसने आर्यवीर को छोड़ा, वो इतना गिरा हुआ इंसान है। आर्यन, तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी को देने की? ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। कल तक जिसके साथ वो सो रही थी, आज वही उसे किसी वस्तु की तरह दान कर रहा था। ईशानी ने नफरत भरी नजरों से आर्यवीर को देखा, पर जब उसकी नजर बगल में खड़ी लावण्या पर पड़ी तो उसे अपनी और लावण्या की हैसियत का अंतर समझ आ गया। तुम लोग अपनी खैर मनाओ, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना, आर्यवीर ने कहा, और पुलिस के आने से पहले ही वहां से निकल गया। भाई, क्या हम वाकई इन्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं? सुमित अभी भी गुस्से में था। आर्यवीर ने एक ठंडी सांस ली। सुमित और समीर को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिली। समीर ने सुमित को खींचकर शांत रहने का इशारा किया। वे जानते थे कि आज अगर लावण्या और बॉडीगार्ड्स नहीं होते तो नतीजा कुछ और ही होता। लावण्या, थैंक यू, आर्यवीर ने दिल से कहा। इसकी जरूरत नहीं है बॉस। लावण्या का अंदाज अब भी वही गर्व भरा था। आपके दादाजी ने इन्हें आपकी सुरक्षा के लिए ही भेजा है। उन्हें फिक्र है कि आप अकेले अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। क्या दादाजी ठीक है? आर्यवीर ने पूछा। वे बिल्कुल ठीक है, पर वे आपकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि ये बॉडीगार्ड्स आपके साथ दिखें, तो ये साए की तरह छिपकर आपकी रक्षा करेंगे। अगले दिन कॉलेज के गेट पर एक और धमाका हुआ। शहर की दूसरी सबसे बड़ी हस्ती और कॉलेज की ब्यूटी लावण्या सिंह अपनी स्पोर्ट्स कार से टेक लगाए किसी का इंतजार कर रही थी। पूरे कॉलेज में ये खबर आग की तरह फैल गई। लावण्या सिंह किसी लड़के के लिए गेट पर खड़ी हो, ये नामुमकिन था। तभी आर्यवीर गेट से बाहर निकला। आर्यवीर, यहाँ इधर, लावण्या ने हाथ हिलाकर शोर मचाया। हजारों स्टूडेंट्स की नजरें आर्यवीर पर टिक गईं। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या लावण्या सिंह और आर्यवीर के बीच कुछ चल रहा है? चलो चले, आर्यवीर ने शर्माते हुए कहा और कार में बैठ गया।
कार तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। पीछे स्टूडेंट्स के बीच चर्चा शुरू हो गई। कल की हेडलाइन तो पक्का यही होगी, प्रेसिडेंट आर्यवीर और लावण्या सिंह डेट कर रहे हैं। वे लावण्या के घर पहुंचे, जो एक आलीशान प्राइवेट विला था। घर के अंदर घुसते ही लोगों के बात करने की आवाजें आने लगी। वहां लावण्या के डैड लोकेश जिंदल की एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। आर्यवीर ने साधारण कपड़े पहने थे, इसलिए शुरू में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। वे विला की खूबसूरती देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे भी ऐसा घर खरीदना चाहिए। पीछे के गार्डन में लोकेश जिंदल मौजूद थे। आर्यवीर को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रेसिडेंट आर्यवीर, आइए, आज मेरी बेटी ने ये छोटी सी पार्टी रखी है, यहाँ सब उसके दोस्त हैं। उन्होंने लावण्या से आर्यवीर का ख्याल रखने को कहा और वहां से चले गए। पार्टी में मौजूद लड़कों ने नोटिस किया कि लावण्या जहां भी जा रही थी, आर्यवीर उसके साथ था। यहां तक कि वो आर्यवीर का हाथ पकड़कर चल रही थी। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लावण्या की एक सहेली ने पूछा। लावण्या ने शरारती अंदाज में कहा, अंदाजा लगाओ। तभी एक लड़का रोहन वहां आया। रोहन शहर के एक बड़े बिजनेस घराने से था और लावण्या को बहुत पसंद करता था। जब उसने आर्यवीर के साधारण कपड़े और लावण्या के साथ उसकी नजदीकी देखी तो उसका खून खौल उठा। वो सीधा आर्यवीर के सामने आकर खड़ा हो गया और बड़े घमंड से बोला, तुम कौन हो बे? लावण्या के इतने करीब। पार्टी में मौजूद हर किसी की निगाहें आर्यवीर और लावण्या पर टिकी थी। जिस तरह से लावण्या ने आर्यवीर का हाथ पकड़ा था, वे किसी क्यूट कपल की तरह लग रहे थे। कौन हो तुम? लावण्या, इससे दूर हटो। रोहन की आवाज गुस्से से फटी जा रही थी। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई भी लावण्या के इतना करीब हो। लावण्या उसकी कमजोरी थी और उसे किसी और के साथ देखना उसे पागल कर रहा था। रोहन, तुम और मैं सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, प्लीज मुझे लावण्या कहकर पुकारो, लवी या कुछ और नहीं। लावण्या ने दो टूक जवाब दिया। रोहन का दिमाग गुस्से से सुन्न हो गया था। उसे लगा जैसे उसके स्वाभिमान पर चोट लगी हो। उसने लगभग अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली थीं, मानो वो अभी आर्यवीर को पंच मार देगा। आसपास खड़े लोग गॉसिप बनकर उनके चारों तरफ जमा हो गए। कुछ तो रोहन को उकसा रहे थे। रोहन भाई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, इस लड़के का काम तो आज तमाम है। आज रात तो जबरदस्त तमाशा होने वाला है। ये किड है कौन जो लावण्या के साथ इतना बेखौफ घूम रहा है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? हुलिये से तो देखो, जो कपड़े इसने पहने हैं वो बाजार में 100 रुपए के भी नहीं होंगे। आसपास के लोग ताने कस रहे थे, पर आर्यवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी धुन में मस्त था, लेकिन लावण्या को बुरा लग रहा था। आर्यवीर उनका वीआईपी मेहमान था, उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता था? इससे पहले कि हाथापाई शुरू होती, लोकेश जिंदल, लावण्या के डैड वहां आ पहुंचे। लावण्या, तुम्हारे क्लासमेट पहली बार यहाँ आए हैं, उनका और अपने बाकी दोस्तों का अच्छे से ख्याल रखो। हम सब यहाँ दोस्त हैं, जो भी बात है बाद में करना। फिर उन्होंने रोहन की तरफ देखा, और रोहन बेटा, शांत हो जाओ। अगर तुमने यहाँ हाथ उठाया तो तुम्हारे पिता की जगह मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लोकेश जिंदल और रोहन के पिता पुराने दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों जैसे। लोकेश की भारी आवाज सुनते ही लड़ाई की चिंगारी बुझ गई और रोहन को अपनी नफरत अपने दिल में ही दबानी पड़ी। आर्यवीर लावण्या के साथ एक सोफे पर जाकर बैठ गया। लावण्या ने शिष्टाचार दिखाते हुए खुद उसके लिए कुछ फल और ड्रिंक्स मंगवाए। वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि उसके बुलाने पर आर्यवीर को यहाँ अपमान सहना पड़ा। आई एम सो सॉरी, लावण्या ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वह सच में दुखी हो। आर्यवीर ने देखा कि लावण्या की आंखें भर आई हैं। उसे लगा कि शायद लावण्या को लग रहा है कि वह बहुत गुस्से में है। उसे रोता देख आर्यवीर हड़बड़ा गया और तुरंत सफाई दी। अरे कोई बात नहीं लावण्या, ये लोग मेरे कानों में भिनभिनाने वाली मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि मेरे कपड़े मैंने रेहड़ी से खरीदे हैं और इनकी कीमत 100 रुपए भी नहीं है। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए अपनी 30 रुपए वाली शर्ट को थोड़ा खींचा। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। मैं तुम्हारी तरह किसी राजकुमारी की तरह तो रह नहीं सकता। उनकी नजरों में तो मैं बस एक मेंढक हूं जो आसमान के हंस को पाने का सपना देख रहा है। फिर उसने लावण्या की आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये पास्ट की बात होती तो शायद मैं तुम्हें देखने की हिम्मत भी नहीं करता, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। ईशानी जैसी लड़की को प्रपोज करने के बाद आर्यवीर अब लावण्या जैसी लड़की से बात करने में नहीं हिचकिचा रहा था, जो ईशानी से 100 गुना ज्यादा सुंदर और समझदार थी। आर्यवीर, मैंने नोटिस किया है कि तुम अब काफी स्मार्टली बात करने लगे हो। तुम बिल्कुल उन चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लड़कों की तरह लग रहे हो जो लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं। लावण्या का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। खैर, ये लो, एक सेब खाओ। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा है। आर्यवीर के कुछ कहने से पहले ही लावण्या ने सेब उसकी तरफ बढ़ा दिया। आर्यवीर मना करना चाहता था, पर लावण्या की जिद देखकर उसने चुपचाप सेब ले लिया। ये पूरा नजारा दूर खड़े रोहन की आंखों में आग लगा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कांटों पर बैठा हो। उसे पता था कि वह लावण्या को चाहता है, पर लावण्या उसे घास नहीं डालती थी। और अब अचानक एक साधारण सा लड़का आया और उसने लावण्या का दिल जीत लिया था। रोहन भाई, कहो तो बाहर अपने लड़कों को बोल दूं, इसे मजा चखा देंगे।
रोहन के एक दोस्त ने कान में फुसफुसाया। सही कह रहा है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, पर बाहर तो ये हमारे हाथ में होगा। जैसा चाहोगे वैसा करेंगे इसके साथ। रोहन ने दांत पीसते हुए आर्यवीर को घूरा। तभी लावण्या के हंसने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हुई और मेहमान एक एक करके जाने लगे। अंत में सिर्फ आर्यवीर और लावण्या की फैमिली बची। लोकेश जिंदल असल में अपनी बेटी के लिए एक सही लड़का ढूंढ रहे थे। उन्हें आर्यवीर बहुत पसंद आया था। वह जवान था, अरबपति था और उसने मुसीबत में उनकी मदद भी की थी। साथ ही उन्होंने देखा कि लावण्या भी आर्यवीर के साथ काफी सहज थी। ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही लग रहा था। डैड, मैं आर्यवीर को कॉलेज छोड़ने जा रही हूँ, आप जाकर आराम कीजिए, काफी रात हो गई है, लावण्या ने अपने पिता से कहा। लोकेश जिंदल ये सुनकर खुश हुए। उन्हें लगा कि रास्ते में इन दोनों को बात करने का और मौका मिलेगा। उन्होंने आर्यवीर की पीठ थपथपाई और लावण्या के पीछे ना होने पर धीरे से कान में कहा, नौजवानों के पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, रास्ते में ढेर सारी बातें करना। आर्यवीर थोड़ा कंफ्यूज था, पर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लावण्या ने उसका हाथ खींचकर उसे बाहर कार की तरफ ले गई। जल्द ही वह अपनी स्पोर्ट्स कार में उसे कॉलेज के गेट तक छोड़ने पहुंची। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आर्यवीर, और मेरे डैड की मदद करने के लिए भी थैंक यू। लावण्या ने दिल से उसका आभार व्यक्त किया। आर्यवीर ने लावण्या को विदा किया। जैसे ही उसकी स्पोर्ट्स कार की आवाज दूर हुई, आर्यवीर के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। लावण्या सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी शालीनता थी जो आर्यवीर को बहुत प्रभावित कर रही थी। शायद लावण्या ही वो पहली लड़की थी जिसने आर्यवीर के असली व्यक्तित्व को बिना किसी लालच के सम्मान दिया था। वो धीरे से हॉस्टल के गेट के अंदर घुसा। चारों तरफ सन्नाटा था। अपने रूममेट्स की नींद खराब ना हो, इसलिए आर्यवीर दबे पांव अंदर गया और मन ही मन मुदमुदाया, अजीब बात है, आज सब इतनी जल्दी कैसे सो गए? आज कोई गेम नहीं खेल रहा? अचानक कमरे की लाइट जल उठी। आ गए भाई, कहाँ थे अब तक? सुमित ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। समीर भी बिस्तर पर उठकर बैठ गया और मजाक उड़ाते हुए बोला, आर्यवीर भाई, आज तो गजब ही हो गया। लावण्या सिंह, हमारी यूनिवर्सिटी की गॉडेस, तुम्हें खुद अपनी कार में छोड़ने आई। तुम तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गए हो यार। पूरे कॉलेज में तुम्हारे और उसके चर्चे हो रहे हैं। समीर ने हाथ जोड़कर ड्रामा किया, जैसे वो आर्यवीर की आरती उतार रहा हो। आर्यवीर मुस्कुराया और अपना बैग एक तरफ रखा। तुम लोग बस बातें बनाना जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, तो फिर लावण्या ने तुम्हें पार्टी में क्यों बुलाया और तुम उसके साथ इतने क्लोज कैसे थे? सुमित ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, जैसे वो कोई जासूस हो। आर्यवीर ने एक लंबी जम्हाई ली। वो काफी थक चुका था। उसने बेड पर लेटते हुए अपना फोन निकाला और बोला, अब इंटेरोगेशन बंद करो, और अगर नींद नहीं आ रही है तो आकर गेम खेलो, वरना मुझे सोने दो। भाई, तेरी किस्मत तो खुल गई है, सुमित ने एक तकिया उसकी तरफ उछालते हुए कहा। रात के करीब 2 बज रहे थे, लेकिन आर्यवीर को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने फोन पर इंटरनेट ब्राउज कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ी। उसे अचानक एक पुरानी बात याद आई। कॉलेज के दिनों में उसने एक होस्ट की आवाज सुनी थी जो हमेशा नकाब पहनकर लाइव आती थी। उसने सर्च बार में टाइप किया, नकाब पोश हसीना। सर्च रिजल्ट्स में उसका नाम आ गया। वो अभी भी लाइव थी। आर्यवीर ने उसके रूम में एंट्री की। उसकी आवाज में वही जादू था, खूबसूरत, मधुर और थोड़ी सी उदासी भरी। आर्यवीर जब भी उसे सुनता था, उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी। हालांकि उसके लाइव रूम में सिर्फ गिने चुने लोग थे और कुछ लोग तो उसे कमेंट्स में गालियां भी दे रहे थे। ये कैसा गाना है, म्याऊं म्याऊं करना बंद करो, ऐसी आवाज वाली होस्ट यहाँ कैसे टिक गई? एक यूजर ने कमेंट किया। शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए नकाब पहनकर बैठी है, पक्का बदसूरत होगी। आर्यवीर को गुस्सा आ गया। लोग बिना सोचे समझे किसी की मेहनत का मजाक उड़ा रहे थे। उसने देखा कि वो होस्ट इन कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस अपना गाना जारी रखे हुए थी। आर्यवीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चलाईं। उसने अपना यूजर नेम बदला, पागल रईस। उसने मैसेज टाइप किया, नकाबपोश हसीना, जल्द ही तुम पूरे देश में मशहूर होने वाली हो। जैसे ही उसने सेंड बटन दबाया, उसने गिफ्ट्स की झड़ी लगा दी। सिस्टम नोटिफिकेशन, पागल रईस ने होस्ट को 10 स्पेसशिप्स गिफ्ट किए हैं। पूरा लाइव रूम स्क्रीन पर उड़ते हुए स्पेसशिप्स के एनिमेशन से भर गया। एक स्पेसशिप की कीमत 10,000 रुपए थी। 10 स्पेसशिप्स मतलब 1,00,000 रुपए। हॉल में जो थोड़े बहुत लोग थे, उनके होश उड़ गए। भाई, ये कौन रईस आ गया? एक झटके में 1,00,000 उड़ा दिए। क्या ये कोई स्कैम है या सच में कोई पागल रईस है? तभी रूम में 2 और बड़े टाइकून्स ने एंट्री की। उनके यूजर नेम थे सुप्रीम डॉन और अनजान अजनबी। इतने बड़े गिफ्ट्स की खबर सुनकर पूरे प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई और कुछ ही मिनटों में वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। अनजान अजनबी ने कमेंट किया, लगता है यहाँ कोई नया खिलाड़ी आया है। मैंने सुना यहाँ पैसे की बारिश हो रही है, तो मैं भी देखने आ गया।
आर्यवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से अपनी उंगलियां चलाईं। उसे उस लड़की को फेमस बनाना था और इस लाइव प्लेटफॉर्म के बिजनेस को भी समझना था। उसने टाइप किया, सब लोग चुपचाप बैठो और इस आवाज का आनंद लो। अगर तुम चाहते हो कि ये हसीना अपना नकाब उतारे तो ये मुमकिन है, पर उसके लिए इसे सबसे ज्यादा गिफ्ट्स मिलने चाहिए। जैसे ही उसने ये लिखा, उसने फिर से गिफ्ट्स भेजने शुरू कर दिए। इस बार उसने एक साथ 50 स्पेसशिप्स भेज दिए। पूरा प्लेटफॉर्म क्रैश होने की कगार पर था। अब तक आर्यवीर करीब 25 लाख रुपए खर्च कर चुका था। वो जो 2 बड़े टाइकून्स आए थे, वो आर्यवीर की रफ्तार देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि ये पागल रईस किसी अलग ही लेवल का इंसान है। वो चुपचाप रूम छोड़कर निकल गए। लाइव रूम में अब 50,000 से ज्यादा लोग थे। वो होस्ट, जो अब तक गुमनाम थी, रातों रात स्टार बन गई थी। थैंक यू सो मच पागल रईस जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरे लिए जो किया है वो बहुत बड़ा है। उस लड़की की आवाज कांप रही थी। वो भावुक हो गई थी। आर्यवीर को एक अजीब सा सुकून मिला। उसे एहसास हुआ कि पैसे से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी की किस्मत बदल सकते हैं। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। सुबह के 4 बज चुके थे। अगली सुबह जब हॉस्टल का अलार्म बजा, आर्यवीर की आंखें भारी थी। उसने मन ही मन सोचा, आज मुझे एक अच्छी कार और रहने के लिए एक शानदार घर देखना चाहिए। नींद के झोंके में उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी। अगली सुबह आर्यवीर की नींद देर से खुली। जब वो सोकर उठा तो कमरे में कोई नहीं था। सुमित और समीर शायद अपनी क्लास के लिए निकल चुके थे। सुबह की क्लासेस लगभग खत्म होने वाली थीं, लेकिन आर्यवीर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब उसे अपने रहने के लिए एक घर चुनना था, और जब बात घर की हो तो उसे शहर की सबसे बेहतरीन लोकेशन चाहिए थी। कीमत चाहे जो भी हो, उसे बस सबसे महंगा और आलीशान विला चाहिए था। टैक्सी। दोपहर के वक्त आर्यवीर कॉलेज से निकला और सीधे एक हाउसिंग सेल्स सेंटर की ओर बढ़ा। उसने एक टैक्सी रोकी और आत्मविश्वास से कहा, भैया, मुझे सागर तट विला कॉम्प्लेक्स ले चलिए। टैक्सी ड्राइवर ने जैसे ही सागर तट का नाम सुना, उसने आईने में आर्यवीर को ऊपर से नीचे तक 2 बार देखा। छोटे भाई, क्या तुम वहां रहते हो? मैंने सुना है वो आम लोगों के रहने की जगह नहीं है, वहां के घर बहुत महंगे हैं। ड्राइवर लोकल था और अपनी रोजी रोटी के लिए टैक्सी चलाता था। जब उसने आर्यवीर को साधारण और सस्ते कपड़ों में देखा तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। आर्यवीर ने सीधे सपाट शब्दों में कहा, भैया, मुझे वहां एक घर खरीदना है। सुना है लोकेशन अच्छी है और कीमतें भी ठीक ठाक हैं। हा। ड्राइवर चुप हो गया। उसे लगा लड़का मजाक कर रहा है। सागर तट में घर खरीदना बड़े बड़े रईसों के बस की बात नहीं थी, और ये लड़का तो अभी स्टूडेंट लग रहा था। जल्द ही कार सागर तट सेल्स सेंटर पहुंची। आर्यवीर ने टैक्सी ड्राइवर को 100 रुपए का नोट थमाया और कहा, बाकी आप रख लीजिए। ड्राइवर हैरान रह गया और आर्यवीर टशन में सेल्स सेंटर की तरफ बढ़ गया। सेल्स सेंटर किसी महल जैसा भव्य था। वहां की एक एक इंच जमीन की कीमत लाखों में थी। जैसे ही आर्यवीर अंदर गया, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। वहां मौजूद सेल्स कर्मचारी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो रास्ता भटक गया हो। छोड़ो, मैं खुद ही देख लेता हूं। आर्यवीर मन ही मन बुदबुदाया और वहां रखे मॉडल्स और मैप्स को देखने लगा। काफी देर बाद एक सेल्स गर्ल उसके पास आई, जिसका नाम निशी था। उसके चेहरे पर साफ नफरत थी। आर्यवीर के साधारण कपड़े देखकर उसे लगा कि ये कोई आवारा लड़का है जो बस टशन मारने आया है। उसने सोचा कि इसे जल्दी से यहां से भगा देना ही ठीक है। आर्यवीर एक सैंड टेबल के सामने खड़ा था। उसे वहां नदी किनारे बना एक विला बहुत पसंद आया। उसने उसे कई बार देखा और करीब से जांचना चाहा। उसने 3 विला पसंद किए थे, जो सभी नदी के सामने थे और वहां धूप और हवा का अच्छा इंतजाम था। तुम्हारा नाम निशी है ना? आर्यवीर ने उसके नेम टैग को देखकर पूछा। निशी का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बस उसे टालना चाहती थी, लेकिन आर्यवीर तो वाकई घर खरीदने आया था। उसने निशी के कड़वे चेहरों को इग्नोर किया और कहा, मुझे अपने सबसे बेहतरीन रिवर फेसिंग विला दिखाओ। आर्यवीर की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उस शांत हॉल में काफी लोगों ने इसे सुन लिया। अचानक वहां मौजूद हर किसी ने मुड़कर आर्यवीर को देखा और सिर हिलाने लगे। उन्हें लगा कि ये लड़का बस रईस होने का नाटक कर रहा है। सागर तट में एक रिवर फेसिंग विला की कीमत कम से कम 10 करोड़ से शुरू होती थी। सर, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? निशी ने उपहास करते हुए बिना किसी भाव से पूछा। मेरा सरनेम सिंह है, मिस्टर सिंह कह सकती हो। आर्यवीर ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा। क्या तुम मुझे विला दिखाओगी? आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, पर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मैं किसी नए ट्रेनी को भेजती हूँ जो आपको दिखा देगा। निशी ने अपना सिर पकड़ा और काउंटर की तरफ इशारा किया। जल्द ही एक नई लड़की आरती वहां आई। जब निशी ने आरती को इतने उत्साह के साथ आर्यवीर के पास जाते देखा तो उसने मन ही मन सोचा, एक भिखारी घर खरीदने आया है। अगर इसने वाकई घर खरीदा तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। मिस्टर सिंह, मेरा नाम आरती है। मैं आपको विला दिखाने ले चलती हूँ।
आपको जो समझ न आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, आरती ने विनम्रता से कहा। वो आर्यवीर को पीछे बने सागर तट विला कॉम्प्लेक्स की तरफ ले गई। आर्यवीर ने आरती के साथ तीनों विला देखे। इनमें से सेक्टर ए का विला नंबर 103 उसे सबसे ज्यादा पसंद आया। वो विला बिल्कुल नदी के किनारे था और वहां गजब की शांति थी। आर्यवीर को शांति बहुत पसंद थी। वापस सेल्स सेंटर लौटते वक्त उनकी अच्छी बातचीत हुई। मिस्टर सिंह, क्या आपको कोई घर पसंद आया? मुझे लगा कि आपको सेक्टर ए का 103 नंबर वाला विला काफी अच्छा लगा है। हाँ, मुझे वो पसंद है। क्यों ना हम वही फाइनल करें? चलो अभी पेमेंट की कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं, आर्यवीर ने सहजता से कहा। आरती दंग रह गई। उस विला की कीमत मामूली नहीं थी और ये मिस्टर सिंह कहीं से भी इतने अमीर नहीं लग रहे थे। उसे लगा कहीं ये उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहे। जब वे दोनों सेल्स सेंटर वापस पहुंचे तो उनके बाकी सहकर्मी उत्सुकता से पूछने लगे कि इस लड़के को कौन सा घर पसंद आया है। जब उन्हें पता चला कि इसने सेक्टर ए का 103 नंबर विला चुना है तो सबके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। एक गरीब लड़का 10 करोड़ का विला खरीदना चाहता है। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। देखते हैं पेमेंट के वक्त ये क्या निकालता है, कहीं चिल्लर तो नहीं देगा। हर कोई आर्यवीर का तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आर्यवीर के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जल्द ही सबका भ्रम तोड़ने वाली थी। आरती हमेशा से बहुत मिलनसार रही थी और उसने एक सेल्स पर्सन की प्रोफेशनल क्वालिटी लिखाई। उसे नहीं पता था कि आर्यवीर के पास वाकई ये विला खरीदने के पैसे हैं या नहीं, और उसे लगा कि शायद वो बस मजाक कर रहा है। लेकिन आरती हर कस्टमर के साथ इसी विनम्रता से पेश आती थी, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे। उसके पास गजब का धैर्य था। दूसरी तरफ निशी ने आर्यवीर के सामने आकर तंज कसा। क्या तुम वाकई में नदी किनारे वाला ये बंगला खरीदने की सोच रहे हो? बिल्कुल, आर्यवीर ने मजबूती से सिर हिलाया। वो कहीं से भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा था। इस घर की कीमत 10 करोड़ रुपए है, निशी ने ताना मारा। मुझे पता है। तो क्या तुम लोन लोगे या फुल पेमेंट करोगे? निशी ने अपनी बाहें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं पूरा पेमेंट एक साथ करूंगा, आर्यवीर ने शांति से कहा। यह सुनते ही निशी की हंसी छूट गई। उसने देखा कि आर्यवीर ने कुछ 100 रुपयों के कपड़े पहने हैं और वो यहां पूरा घर खरीदने आया है। उसे हंसता देख बाकी सेल्स वाले भी दबी जुबान में हंसने लगे। काफी देर तक हंसने के बाद निशी ने नाटक करते हुए अपना दाहिना हाथ फैलाया। ठीक है, तो पैसे निकालो। इसके बाद वो पीछे हटकर अपने साथियों के साथ खड़ी हो गई ताकि इस दिखावा करने वाले लड़के की फजीहत देख सके। मेरा कार्ड स्वाइप करो। आर्यवीर ने अपनी जेब से गोल्ड कार्ड निकाला और आरती की तरफ बढ़ा दिया। प्लीज सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। जी सर, आरती ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि इस कार्ड में पैसे होंगे। उसने पीओएस मशीन निकाली और उसमें 10 करोड़ की रकम भरी। वहां मौजूद पूरा स्टाफ गर्दनें लंबी करके मशीन की तरफ देख रहा था। जैसे ही कार्ड स्वाइप हुआ, मशीन ने बीप की आवाज की, यानी पेमेंट सक्सेसफुल। मशीन से ट्रांजैक्शन रसीद बाहर आने लगी। पेमेंट सफल होते देख निशी और बाकी स्टाफ के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कार्ड में वाकई 10 करोड़ रुपए थे। अब उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। वो आर्यवीर को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का कोई मामूली कंगाल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रईस है। अगर वो 10 करोड़ का बंगला चुटकियों में खरीद सकता है तो उसकी कुल दौलत कितनी होगी? शायद अरबों में। आरती तो खुशी के मारे पागल हो गई थी। वो एक इंटर्न थी और उसने अपनी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कभी नहीं संभाला था। सिर्फ इस एक डील के कमीशन से उसे उसकी कई महीनों की सैलरी के बराबर पैसा मिलने वाला था। मिस्टर सिंह, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये रहा आपका कार्ड। आरती ने दोनों हाथों से कार्ड वापस किया। उसकी बाहें एक्साइटमेंट से कांप रही थी। बहुत अच्छे, आर्यवीर ने कार्ड रखा और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से कागजी कार्रवाई पूरी करो, जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। सच तो यह है कि आर्यवीर को आरती का व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। उसने जानबूझकर आरती को कमीशन दिलवाया ताकि निशी जैसे लोगों को सबक मिल सके। निशी तो पछतावे की आग में जल रही थी। अगर उसने आर्यवीर को ढंग से अटेंड किया होता तो आज ये मोटा कमीशन उसकी जेब में होता। बाकी सेल्स वाले भी अब आर्यवीर के इर्द गिर्द घूमने लगे और उसकी चापलूसी करने लगे, पर आर्यवीर ने उन्हें घास नहीं डाली। दोपहर तक सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। आर्यवीर अपने नए घर के कागजात लेकर वहां से निकला। अब वो शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर एक आलीशान बंगले का मालिक था। घर खरीदने के बाद उसने लावण्या सेक्रेटरी को कॉल किया और फर्नीचर का इंतजाम करने को कहा। लावण्या वाकई दादाजी की बेस्ट चॉइस थी। उसने उसी दिन शाम तक सब कुछ बेहतरीन तरीके से सेट कर दिया। आर्यवीर रातों रात अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। चमकचमाते फर्नीचर और आलीशान कमरों को देखकर उसे बहुत सुकून मिला।
पूरा विला चेक करने के बाद वो अंत में स्टडी रूम में पहुंचा। वहां इकोनॉमिक्स और बिजनेस की किताबों से भरी अलमारियां देखकर उसने अपनी भौहें से कोड़ी। इतनी सारी किताबें क्यों? ये बड़े मालिक का आदेश है, लावण्या ने बिना किसी भाव के कहा। भविष्य में आपको अरबों की संपत्ति संभालनी है, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज होना जरूरी है। दादाजी आपकी पढ़ाई पर खुद नजर रखेंगे। अरे यार, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारी जैसी ब्यूटी साथ हो तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? तुम जाओ, मैं धीरे धीरे खुद सीख लूंगा। लावण्या शर्माते हुए मुस्कुराई और बाहर चली गई। आर्यवीर कुर्सी पर ढह गया। उसे एहसास हुआ कि अरबों का वारिस बनना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। उसने मन ही मन खुद को मजबूत करने और दादाजी को प्राउड फील करने का फैसला किया। पढ़ाई के बीच उसे उस लाइव स्ट्रीम वाली लड़की नकाब मस्त हसीना का ख्याल आया। जिस प्लेटफॉर्म पर वो थी उसका नाम था सी फूड टीवी। वो छोटा प्लेटफॉर्म था पर उसका इंटरफेस अच्छा था। आर्यवीर ने सोचा कि अगर वो इसमें इन्वेस्ट करे तो शायद काफी पैसा कमा सकता है। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो क्लास के गेट पर उसे आर्यन और ईशानी मिले। कल की पिटाई के बाद आर्यन के चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे। आर्यवीर को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसकी आंखों में खौफ तैरने लगा। ईशानी भी डर के मारे उछल पड़ी। वो कल के उन 4 बॉडीगार्ड्स को याद करके अब भी कांप रहे थे। आर्यवीर बिना कुछ बोले उनकी तरफ एक नजर डालकर क्लास में चला गया। ईशानी का मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे समझ आ रहा था कि जो आर्यवीर उसके पीछे भागता था वो हमेशा के लिए जा चुका है। जैसे ही आर्यवीर क्लास में घुसा, हर कोई आर्यवीर और लावण्या सिंह की नजदीकी के बारे में गॉसिप करने लगा। जब सब कुछ चुप कराने के लिए प्रोफेसर मीरा राणा क्लास में आई तो सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर मीरा राणा पूरे डिपार्टमेंट की सबसे सख्त टीचर थीं और स्टूडेंट्स उन्हें लेडी डेविल कहते थे। उनकी क्लास में कोई पलक झपकाने की हिम्मत नहीं करता था। मीरा राणा सख्त जरूर थीं, पर वो बला की खूबसूरत थीं। आज उन्होंने एक लंबी ड्रेस पहनी थी और उनकी सुंदरता शब्दों में बयान करना मुश्किल था।